IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गया था, कुछ रह गया उसमें भी? चलिए हम लोगों ने जस्ट मिनट, so I'm going to share my screen. इंफ्रारेड में हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस कर दी थी. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then you may ask about the infrared spectroscopy. Yesterday I think some of the one student was asking me a question related to IR spectroscopy. किसी ने कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछा था व्हाट्सएप में क्या? स्टूडेंट्स, आप में से ही किसी बच्चे ने शायद मुझे कल व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन पूछा था. अगर पूछना है तभी पूछ सकते हैं आप लोग. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. तो फिर जवाब दो ना. किसी ने कुछ पूछना है IR से? अगर नहीं है तो फिर हम लोग NMR स्टार्ट कर देंगे. फिर IR में हम लोगों ने ये सब बच्चे पढ़ लिया था, एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Identification and qualitative hydrogen bonding, bond strength and quantitative analysis. ये हम लोगों ने भी पढ़ लिया था कि even we can check the quantity of the compound. कैसे? According to the Beer's law, there is a formula. A is equals to epsilon CL. A is the absorbance and epsilon is the molar absorptivity, that is constant for that compound, and C is the concentration of the sample, and L is the path length. Path length means the distance between the source and sample. And the source of sample के बीच का distance है, this is path length. If you're keeping this path length constant and epsilon is constant, then A will be equal. Then A will be proportional to the concentration C. That means जितना ज़्यादा किसी भी compound का concentration होगा, उसकी absorbance उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा absorb करेगा, है ना. तो एब्जॉर्प्शन को देख करके, ए की वैल्यू को देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है किसी कंपाउंड का. तो दिस इज नॉन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, की कितनी क्वांटिटी है. ठीक है. तो नाउ आफ्टर द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, then we are going to start at NMR spectroscopy. If you students have any questions, then you may ask. Otherwise, I'm going to start the NMR spectroscopy. This is the last spectroscope in your course. We have completed the UV and IR. Then now we are going to discuss NMR spectroscopy. So what is the full form of the NMR? Nuclear magnetic resonance, or it is also known as PMR. PMR means protonic magnetic resonance. ठीक है. NMR या फिर PMR इसको बोल सकते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, मैं फिर से अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर आप देखिए, ये हम लोगों ने ये जो पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी जब स्टार्ट किया था, ये क्या था? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी and then visible, and this is IR, microwave, FM,
FM मीन्स और AM क्या मतलब, ये रेडियो वेव्स, दिस आर द लॉन्ग रेडियो वेव्स एंड दिस आर द लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो अब क्या होता है कि हम लोगों ने यूवी, जब हम लोग यूवी से डील करते हैं, यूवी प्लस विजिबल तो बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आईआर से डील करते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मगर जब हम लोग रेडियो वेव से डील करते हैं ये यूज होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। ठीक है, तो अब रेडियो वेव्स को देखेंगे, इसकी एनर्जी कैसी है, ज्यादा है कि कम है यूवी और आईआर से? रेडियो वेव्स की एनर्जी यूवी और आईआर से कम है कि ज्यादा है? मैम कम है। कम है मैम। एनर्जी कम है, वेरी गुड। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स है, वेवलेंथ तो ज्यादा है बट एनर्जी कम है। तो अब रेडियो वेव्स अगर आप किसी कंपाउंड में डालते हैं तो उसमें ना तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो पाएंगे, ना ही वाइब्रेशनल और ना ही रोटेशनल चेंजेस कर पाएंगे, क्योंकि इसकी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सके। ठीक है, तो अब ये रेडियो वेव्स का यूज हम लोग करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, ये रीजन हमारा जो है वो यूज होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक, वापस से हम लोग आ जाते हैं इसी पर, सॉरी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। तो अब इसमें क्या करते हैं, बहुत ध्यान से इसका फिनोमेना सुनना, इसका बेसिक प्रिंसिपल सुनिएगा कि क्या मैं समझा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है, नोट्स में लैंग्वेज है, जब मैं समझा दूंगी तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज अगर अपने आप से समझोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इन व्हाट हैपन इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिस भी कंपाउंड का हमें एनएमआर करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी पुट आवर कंपाउंड, वी कीप आवर कंपाउंड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको कंपाउंड को अपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अब फिर इसमें क्या करते हैं, हम लोग रेडियो वेव्स डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने कंपाउंड को एक मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ता है और उसके बाद रेडियो वेव्स डालते हैं। अब यहाँ पर कौन से ट्रांजिशंस होते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। प्रोटॉनिक ट्रांजिशंस, प्रोटॉनिक ट्रांजिशंस का मतलब होता है प्रोटॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, है ना। और प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन कहाँ पर होता है, तो प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन होता कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये क्या करती है, प्रोटॉन को अपने लोअर से हायर एनर्जी लेवल पर शिफ्ट कराती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रोटॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता दी। फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोली, नाउ वी हैव टू कीप आवर कंपाउंड इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड आफ्टर पुटिंग द putting in on the external magnetic field, now we have to क्या करना पड़ेगा, अब उसको हमें रेडियो वेव्स डालेंगे। तो रेडियो वेव्स डालने से क्या होगा, प्रोटॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आई कि यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांजिशन हो रहा है और दिस ट्रांजिशन इज रिक्वायर्ड वेरी लेस एनर्जी। This type of transition is required very less energy. That's why we are giving radio waves, because the radio waves is having very less energy. तो रेडियो वेव्स के पास भी लेस एनर्जी है एंड प्रोटॉनिक ट्रांजिशन के लिए भी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, जब हम डालते हैं तो प्रोटॉन का ट्रांजिशन होता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर यह आती है कि प्रोटॉन के पास जो एनर्जी लेवल होते हैं बच्चे, वो डीजनरेट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेट? डीजनरेट मीन्स होता है सेम एनर्जी। सेम एनर्जी मीन्स सपोज करो ये की लाइन जैसे बनी हुई है ना, ये दिस इज एक लाइन बनी हुई है, तो सपोज करो ये प्रोटॉन का एक एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी लेवल डीजनरेटेड है। डीजनरेट मतलब क्या हो गया, अब ये इसके पास एक ही एनर्जी लेवल है, मतलब डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स नहीं है। सपोज करो ये जो एनर्जी लेवल मैं बता रही हूँ उसकी एनर्जी 5 है ना। अब कोई 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि न्यूक्लियर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन या न्यूक्लियस, प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं, कि का जो
एनर्जी लेवल होता है वो डीजनरेट होता है। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी का होता है। तो अगर आप उस पे ऐसे ही आप रेडियो वेव्स डालोगे तो रेडियो वेव्स डालने पर जो प्रोटॉन यहाँ पर होगा वो जंप होकर के जाएगा कहाँ, क्योंकि इसके पास कोई और एनर्जी लेवल तो है नहीं, तो कहाँ जाएगा, तो जंप करेगा नहीं। तो जितना भी आप रेडियो वेव्स देते रहोगे प्रोटॉन अपने हायर लेवल पर नहीं जाएगा, क्योंकि हायर लेवल इसके पास है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने बोला प्रोटॉन और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, दे आर हैविंग डीजनरेट एनर्जी लेवल। डीजनरेट मीन सेम एनर्जी लेवल। तो हेलो अभी मैम, हाँ बोलिए। आवाज कट बोलिए। रही है मैम, आपकी आवाज कट रही है मैम। अच्छा अभी आ रही है? अच्छा अभी आ रही है? या ओके। अभी आ रही है क्या? यस मैम, आ रही है। नहीं मैम। अच्छा तो नेटवर्क तो ठीक आ रहा है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई कि बात मैम मैंने बहुत कट बोली? रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है साफ। अच्छा तो फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ आप लोगों को। जस्ट मिनट। सीएससी कोड लैब में लगाया है। स्टूडेंट्स अब वॉइस आ रही है? स्टूडेंट्स वॉइस आ रही है? क्लियर वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है। आ रही है? अच्छा तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इसमें प्रोटॉन का ट्रांजिशन होता है। प्रोटॉन विल ट्रांजिट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। बट होता क्या है कि न्यूक्लियस के पास एनर्जी लेवल्स होते ही नहीं, उसके पास एक ही एनर्जी लेवल होता है, इसको बोलते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल। अब मैंने कहा कि ये कोई एक एनर्जी लेवल है, सपोज करो तो सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल, अगर यहाँ पे प्रोटॉन अगर होगा भी और आप रेडियो वेव्स डालोगे भी तो रेडियो वेव्स लेकर के वो जाएगा कहाँ, उसको जंप करने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इट इज हैविंग ओनली डीजनरेट एनर्जी लेवल। एक ही एनर्जी लेवल है, सेम एनर्जी लेवल, तो जंप होकर के नहीं जा सकता। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि कोई भी हमारा कंपाउंड रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना, तभी तो क्या होगा, प्रोटॉन अपने लोअर से हायर में जंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने सपोज करो कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीटेक फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ईयर है। तो अगर हम आपको चाहे जितना भी अच्छा पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, तो आप सेकेंड ईयर में तो नहीं जा सकते, क्योंकि सेकेंड ईयर का यहाँ पर है ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, कितना भी हम अच्छा पढ़ा ले उसको आप, तो मैं सपोज करो रेडियो वेव्स हूँ, मैंने आपको एनर्जी दी, आपने उसे एब्जॉर्ब तो करा, मगर आप जंप होकर जाओगे कहाँ, क्योंकि आपके पास कोई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं है। तो इसलिए जब आपके आने से पहले यहाँ पर क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हम लोगों ने बना दिया, तो तब आपको पढ़ाना शुरू करा। ठीक है, तो इन अ सेम वे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई प्रोटॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में जंप करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एनर्जी लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। So for creating the energy levels, now we have to keep our compound into the external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से अब क्या हो जाएगा कि कंपाउंड में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे।
मतलब कि जो उसकी डीजेनरेसी थी, पहले जो डीजेनरेसी थी वो स्प्लिट कर जाएगी। डीजेनरेसी मीन सेम एनर्जी, तो जो डीजेनरेसी थी वो स्प्लिट कर जाएगी। स्प्लिट कर जाएगी मतलब अब ढेर सारे एनर्जी लेवल्स यहाँ पर ऐसे 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 आपको दिखने लगेंगे। अब जब एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए, अब आप उसमें रेडियो वेव्स डालो। रेडियो वेव्स डालोगे, अब क्या होगा, प्रोटॉन अपने लोअर से हायर में जंप करेगा। तो लोअर से हायर में जंप करने के लिए वो क्या करेगा, रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो आपको एब्जॉर्प्शन बैंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही रीजन वो होगा कि प्रोटॉन कोई सारे रेडियो वेव्स के एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सॉरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब जैसे सपोज करो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल की एनर्जी लेवल है 3 और ये जो ऊपर वाला है इसकी एनर्जी है 5। तो 3 से 5 पे जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 एनर्जी चाहिए। तो 2 एनर्जी वाला जो उसको रेडियो वेव्स की एनर्जी वाले जो रेडिएशंस मिलेंगे उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि प्रोटॉन के बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो उनके बीच में कितना डिफरेंस है, तभी उस हिसाब से क्या करेगा, प्रोटॉन अपने लोअर से हायर में जंप करेगा और उस जंप करने से पहले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये लैंग्वेज क्या लिखी है, दिस फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड्स अपॉन द magnetic property of an element. Thus, it deals with the transition between magnetic energy levels of nuclei of a molecule. To create magnetic energy levels, the nuclei is kept in a magnetic field. Without the magnetic field, the spin state of the nuclei are degenerate, and so no energy level transitions are possible. तो क्या होता है, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इनको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स। तो न्यूक्लियाई ये प्रोटॉन, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो हम चाहे न्यूक्लियाई वर्ड यूज करें चाहे प्रोटॉन वर्ड यूज करें, तो न्यूक्लियाई अपने लोअर से हायर एनर्जी लेवल में मैग्नेटिक एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। तो जंप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपना कंपाउंड रखेंगे ताकि वहां पर जो उसकी डिजेनरेसी थी मैग्नेटिक एनर्जी लेवल की वो स्प्लिट कर जाए और न्यूक्लियाई अपने लोअर से हायर में जंप कर जाए, है ना। तो टू क्रिएट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टू क्रिएट magnetic field, without the magnetic field the spin state of the nuclei are degenerate। मतलब बिना मैग्नेटिक फील्ड के जो न्यूक्लियाई का जो स्पिन स्टेट रहेगा वो डिजेनरेट रहेगा। डिजेनरेट मीन सेम एनर्जी का, एंड सो नो एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। तो तब उस केस में क्या, वो कोई ट्रांजिशन होगा ही नहीं, है ना। The application of magnetic field brings about the separation of these levels। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो ये एनर्जी लेवल्स का सेपरेशन हो गया, 1 2 3 कई सारे यहाँ पे बन जाएंगे। And then radio frequency radiation can cause transition between these energy level। अब क्या होगा, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन क्या करेंगे, ये ट्रांजिशन कर पाएंगे। ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा, ये चेंजेस, कौन से चेंजेस, लोअर से हायर में जंप करेगा। एंड देन रेडियो frequency radiations can cause transitions between these energy levels। This is the main thing in the NMR spectroscopy। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि सबसे पहले क्या करते हैं, हमको क्या करना होता है बताइए। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब क्या हो गया, उसके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स डेवलप हो गए, डिफरेंट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स डेवलप हो गए। अब जब आपने रेडियो वेव्स डाला तो प्रोटॉन अपने लोअर से हायर में ट्रांजिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ये मेन पॉइंट था। दूसरा मेन पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन है या फास्फोरस है या फ्लोरीन है जिनका मास नंबर ऑड होता है, और मेनली हम लोग हाइड्रोजन पर कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करेंगे फिलहाल। ठीक है, हाइड्रोजन पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है।
ठीक है, इसीलिए मैंने बार बार जो वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, मैंने कहा प्रोटॉन वर्ड यूज करो या फिर न्यूक्लियाई वर्ड यूज करो। न्यूक्लियाई वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, नाइट्रोजन तो होता ही नहीं है, तो उसको चाहे प्रोटॉन बोलो चाहे न्यूक्लियाई बोलिए, बात वही है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन होने से क्या होता है, अगर कोई भी कंपाउंड है जिसके पास अगर दो प्रोटॉन अगर है सपोज करो, तो उसका डिटेक्शन हम इससे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन क्या है समझ लो, कि जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनके पास अपना एक रिजल्टेंट स्पिन स्टेट होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट स्पिन स्टेट, कि सपोज करो कोई हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को स्पिन स्टेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कि एरो से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ से बना तो बताऊँ आपको। अब ऐसे समझो कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब आप लोग कॉपी बनाते हो तो कैसे बनाते हो इलेक्ट्रॉन्स को, एक एरो से बनाते हो ना, छोटा सा एरो बना देते हो। तो जब दो इलेक्ट्रॉन बनाते हो तो एक क्या बनाते हो, एक आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हो ना, एक अगर हेड ऊपर दिखाते हो तो एक हेड नीचे दिखाते हो, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दिखाते हो, याद है ना। जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हो तो कैसे भरते हो, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे ऐसे करते हो ना, तो दोनों के स्पिन्स कैसे दिखाते हो, दोनों के स्पिन्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्पिन्स का मतलब क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अगर किसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर एक, आपको एक चीज और पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उससे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लगातार आपका मूव करता रहता है तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इन अ सेम वे जब प्रोटॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन भी अगर लगातार रोटेट करता रहता है, प्रोटॉन जो होता है अपने न्यूक्लियस के अंदर वो भी लगातार क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है अपने स्पिन पे। तो अगर वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से भी एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और अगर दूसरा प्रोटॉन उसके बगल में है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, मगर दोनों ही एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो जब जीरो मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर तो कोई भी एनर्जी लेवल आप नहीं बता पाओगे। मगर जिनके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है वो जिस भी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो उसको कैंसिल करने वाला कोई भी प्रोटॉन वहां पर नहीं मौजूद है, तो उसकी वजह से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर उसके पास होगी, है ना। होते हैं, मतलब यही हो गया जिनके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, वही को हम लोग एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, मैं बोला हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है तो मतलब प्रोटॉन के पास 1 हुआ, तो एक प्रोटॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने वाला कोई भी प्रोटॉन वहां पे मौजूद नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे फास्फोरस 31 है, तो फास्फोरस 31 में भी क्या है कि 31 है एटॉमिक नंबर, तो इट इज आल्सो हैविंग अ 31 प्रोटॉन्स आर हियर। तो 31 में क्या होगा, 30 तक के तो सबके पेयर बन गए, लास्ट एक 31 वाला बचेगा, वो ऑड है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो क्या हो जाए फास्फोरस आपका यहाँ पर हम थ्रू सकते हैं, फ्लोरीन वाला इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो न्यूक्लियाई विद ऑड मास नंबर एंड न्यूक्लियाई ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी वही कंपाउंड हमारे एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट हो सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ,
क्योंकि अभी एनएमआर जब आप पूरी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे हाइड्रोजन के बारे में डिटेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि हाइड्रोजन कैसा है, कितने हाइड्रोजन है और कितने तरीके के हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एनवायरमेंट क्या है। ये सब जितने डेटा होते हैं हमको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मिलता है। रीजन यही है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और उसको कैंसिल करने वाला कुछ और होता नहीं है। तो प्रोटॉन अपना क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं, तो उसके पास एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। फिर जब आपने उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसकी डीजेनरेसी स्प्लिट कर गई, उसमें कई सारे एनर्जी लेवल्स डेवलप हो गए। फिर जब आपने रेडियो वेव्स इसमें डाली तो अब क्या करेगा, प्रोटॉन अपने एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, रेडियो वेव्स को अब्सॉर्ब करेगा और लोअर से हायर में चलता जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। थोड़ा सा आप लोगों को इस पे टिपिकल लग रहा होगा, मगर एक बार समझ लोगे तो इजी लगेगा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इजी, बट थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? चलिए, देखिए अब यहाँ पर प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, वही जो चीजें मैंने आपको बताई है वही चीज यहाँ पर लिखी है। द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर is based on the interaction between radio frequency radiation and nuclei। अब NMR में किसके बीच का इंटरेक्शन होगा, रेडियो वेव्स का और न्यूक्लियाई का इंटरेक्शन होगा। न्यूक्लियाई मतलब प्रोटॉन का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आ गया। Just like electron, the nuclei of certain atoms behave as if they are spinning around their axis. When the particle and the nucleus do not have their spin paired, a resultant spin appears. न्यूक्लियस डू नॉट हैव देयर स्पिन पेयर। न्यूक्लियस वर्ड में बार बार बोल रही हूँ, वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोटॉन के लिए। तो अगर प्रोटॉन लगातार रोटेट कर रहा है अपनी जगह पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और उसके पास उसका कोई स्पिन पेयर नहीं है, स्पिन पेयर मतलब कि उसके साथ का ही कोई नहीं है, तो क्या होगा, तो उसकी स्पिन को कैंसिल करने वाला अगर कोई नहीं है, एक रिजल्टेंट स्पिन हमें दिखाई देगी, है ना। रिजल्टेंट स्पिन हमें पता चलेगी। ये वरना क्या होगा, अगर दो प्रोटॉन है हमारे पास तो एक प्रोटॉन क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की स्पिन एक दूसरे से कैंसिल हो गई। मगर अगर हमारे पास एक ही प्रोटॉन है तो वो क्या होगा, या 3 प्रोटॉन है तो 3 में भी क्या होगा, दोनों ने तो अपना आपस में कैंसिल कर दिया, थर्ड वाला फिर हमारे पास बच गया ऑड वाला। तो अगर हमारे पास ऑड प्रोटॉन है तो और मतलब कि उसके पास कोई अपना स्पिन पेयर नहीं है, तो इस केस में रिजल्टेंट स्पिन अपीयर होगी। जब रिजल्टेंट स्पिन अपीयर होगी, द स्पिनिंग न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट and has a magnetic field associated with it and it behaves like a tiny bar magnet। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मूव करता है तो उससे एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और उसके साथ ही एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड रहती है। यहाँ पर भी जब प्रोटॉन लगातार रोटेट कर रहा है तो प्रोटॉन क्या है, एक हमारा चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर मिलेगी हमको और वो हमें एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह, इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी बार मैग्नेट। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग? Students, are you getting? Yes, ma'am. Yes ma'am. Then after that now we have to place our nucleus. When this nucleus is placed in an external magnetic field, the magnetic energy of the nucleus will cause its magnetic field to align itself with the external magnetic field, and the spin axis of the nucleus tilts with respect to the external field and precesses in a circular path about the field direction. This is similar to a spinning tilted top। ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप मुझसे समझ लें, मगर बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा फिर ये ज्यादा डीप में चला जाता है। अब इसमें होता क्या है बस आप समझ ले, जब मैंने नोट्स में लिखी दिया है कि जैसे आपने वो देखा होगा ना, टॉप को घूमते हुए देखा है। टॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, लट्टू। लट्टू टॉप को आप लोगों ने जमीन पे कभी इसको घुमाया है, देखा है घूमते हुए? Yes ma'am.
कैसे करके घूमता है वो, थोड़ा सा टिल्ट होके घूमता है ना, थोड़ा सा टिल्ट होके घूमता है ना, टिल्ट मतलब कि जमीन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ, जी मैम। है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो जब घूमता है ना, और जब उसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहती है, इसको अपने अलाइन करना चाहती है। अपने अलाइन करने की वजह से क्या हो जाएगा कि अब आपका जो जैसे जमीन है ना, अर्थ अलाइन हो जाओ, इसकी वजह से हल्का टिल्ट हो जाता है ना। सेम वे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका जो न्यूक्लियस जो घूम रहा है अलाइन हो जाए, वजह से वो भी एक टिल्टेड टॉप की तरह रोटेट करता है, जैसे कि टॉप रोटेट करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसको अपना अलाइन करना चाहती है, तो टॉप थोड़ा टिल्ट होकर के घूमता है। जैसे उसका रोटेशन धीमा पड़ता है वो नीचे गिर जाता है। द सेम वे कि वहां पे रोटेशन चल रहा है न्यूक्लियस का और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दी, तो वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहती है, उसको अपने अलाइन करना चाहती है। अलाइन करने की वजह से वो न्यूक्लियस भी टिल्टेड टॉप की तरह रोटेट करता है। ठीक है, तो अब एग्जाम में अगर आपके आता है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन चीजें यहाँ पर है ना, ये सब जो प्रिंसिपल है, जो ऊपर के पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट है। अब रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10 to the power of 7 एंड 10 to the power of 8 हर्ट्ज के बीच में होती है। द रेडियो वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10 to the power of 7 and 10 to the power of 8 हर्ट्ज। और एनर्जी कितनी होती है, द एनर्जी इसके एसोसिएटेड होती है, the energy associated with such waves is found to be 10 to the power minus 18 to 6.6 into 10 to the power of minus 19 ergs. So we find that the amount of energy involved in radio frequency waves is very small. आप देख रहे हैं एनर्जी जो है वो कम है। वो आपने वैसे भी देखा कि रेडियो वेव्स की एनर्जी जो होती है यूवी आईआर सबसे बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी भी कम है। मगर but even this small amount of energy can affect the nuclear spin of the molecule। फिर भी क्या कर सकता है, ये आपका जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर सकती है, मॉलिक्यूल के न्यूक्लियर स्पिन को इफेक्टेड कर सकती है। न्यूक्लियर स्पिन पे ही बात हो गया, आपके प्रोटॉन का जो लगातार स्पिन कर रहा है उसको इफेक्टेड करेगी। अब एक वर्ड मैंने यहाँ पर यूज कर रही हूँ, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर का मतलब तो समझ में आया कि न्यूक्लियस यहाँ पर रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक का मतलब भी समझ में आया कि जब रोटेट करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। रेजोनेंस वर्ड यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस का भी मतलब होता है बच्चों ट्रांजिशन। तो यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस। रेजोनेंस का भी मतलब होता है ट्रांजिशन। न्यूक्लियस हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। The transition of charged particles from the lower energy levels to higher energy level is known as resonance. And the energy required for resonance to take place is known as resonance energy. ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास पहले तो एनर्जी लेवल्स नहीं था, डिजेनरेट था, मगर आपने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, now it is having number of energy levels and then after आप क्या करोगे, रेडियो वेव्स दोगे, तो रेडिएशन दोगे, तो फिर अब वो उसको एब्सॉर्ब करके वहां पर ट्रांजिशन होगा, लोअर से हायर में जंप करेगा। इस ट्रांजिशन को बोलते हैं रेजोनेंस। जो एनर्जी चाहिए इस रेजोनेंस के लिए, दिस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। दैट्स व्हाई दिस spectroscopy is known as NMR spectroscopy, nuclear magnetic resonance. For the resonance means transition of proton from the lower to higher magnetic energy level to take place, we bombard the radio frequency to the molecule. अब वही बात मैंने बताई कि रेजोनेंस हम चाहते हो, रेजोनेंस का मतलब ट्रांजिशन लोअर से हायर में जाए,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ वी bombard the radio frequency to the molecule. In practice it has been found. अच्छा, अब क्या करना है? एक बहुत ही important, very very important thing is there कि हम लोगों ने भी रेडियो वेव्स डाल दी और प्रोटॉन ने क्या करा? लोअर से हायर में जंप करेगा। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। दो वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं? एक तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे हैं वो, और दूसरी जो रेडियो वेव्स उसको दे रहे हैं वो। अभी तक आपने जब यूवी पढ़ा और आईआर पढ़ा तो उसमें सीधे सीधे आप यूवी और विजिबल डाल रहे थे या आईआर डाल रहे थे, बाहर से कोई और वेरिएबल फैक्टर नहीं था। मगर यहाँ पर देयर टू वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल मतलब इसकी हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, है ना? तो अब आप रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो उसको भी अब लगातार चेंज कर सकते हो। भाई क्या है उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी? क्या है? 10 to the power of 7 to 10 to the power of 8 हर्ट्ज तक का रेंज है। तो आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी अपने कंपाउंड को दे सकते हो। तो ये एक वेरिएबल चीज हो गई, है ना? दूसरा वेरिएबल क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब उसको आप कितनी वैल्यू आप लगा रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो। अब स्ट्रॉन्ग और वीक से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोगों ने अपने कंपाउंड को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम पहले स्टार्टिंग में कम वैल्यू रखते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले आते उसकी वैल्यू को। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल फैक्टर हो गया क्या? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जितनी ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग मतलब कि एनर्जी लेवल्स में उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। मतलब कि क्या हो गया? सपोज करो एक एनर्जी लेवल यहाँ है और दूसरा एनर्जी लेवल यहाँ, ठीक? मेरा कर्सर दिख रहा है तुम लोगों को? कर्सर कैसे मूव कर रही हूँ? एक एनर्जी लेवल ये नीचे है और दूसरा एनर्जी लेवल ये इसके ऊपर है, ठीक है? कब? जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अब आपने जब और स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट यहाँ पर है और एक्साइटेड स्टेट वाला एनर्जी लेवल यहाँ पर हो गया। मतलब कि बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे क्या होगा? इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो आप प्रोटॉन को जो रेडियो वेव्स आप दोगे और ज्यादा एनर्जी वाले रेडियो वेव्स आपको देने पड़ेंगे। इसका मतलब जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोग फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियो वेव्स की भी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हम दोनों चीजें बढ़ाते रहेंगे, हमने फील्ड भी बढ़ा रहे हैं, रेडियो वेव्स भी बढ़ा रहे हैं, तो कभी भी हमें एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल पाएगा कि प्रोटॉन अपने लोअर से हायर पे जंप कर पाए। क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाई और रेडियो वेव्स की वैल्यू बढ़ाई, उसके बाद फिर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दी, तो फिर उसके हिसाब से फिर हमें रेडियो वेव्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। कोई पॉइंट, इसलिए वेरिएबल फैक्टर्स में से एक को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। या तो हम क्या करें भी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें, कितनी ही फ्रीक्वेंसी हम दें, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम घटाए बढ़ाएं। या दूसरा केस क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमने कांस्टेंट कर दिया और रेडियो वेव्स की वैल्यू को हम घटा बढ़ाएं। तो ये दो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम लोग रेडियो वेव्स की हम क्या करा, सपोज करो लेवल है, उसके एक्सटर्नल वैल्यू क्या हो गई? सपोज वैल्यू वाली बढ़ाई। मैम योर वॉइस इज नॉट। अब हम इसकी जो नहीं आ रही, हेलो, आ रही कि हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? यस मैम नाउ। वॉइस आ रही, वो वॉइस आ रही? मैम ब्लॉक हो रही है। मैम
कट कट के आ रहा है मैम। स्टूडेंट एम आई ऑडिबल? कट कट नो मैम। वो समझ में, हाँ समझ में आया? मैम बीच बीच में लैग हो रही है जो काफी वॉइस ज्यादा। का चाहिए था। अच्छा चलो ठीक है, मिनट बाकी है। अब तो सिग्नल अपने पूरे आ रहे हैं। अभी वॉइस आ रही है? यस मैम। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। अभी वॉइस ठीक से आ रही है, क्लियर है? यस मैम क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, कहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया था? उतना पहले बताओ, कहाँ तक समझ में आ गया था? मैम स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल मैम ज़्यादा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से। हाँ अच्छा सत्यम, क्या समझ में आया बेटा? जरा मुझे तुम एक्सप्लेन करो तो मैं समझ पाऊंगी कि तुम लोगों को कहाँ तक समझ में आया। मैम कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से एनर्जी लेवल के बीच में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसे तुम लोग समझो, मैं यहाँ पिक्चर शेयर करती हूँ। व्हाइट बोर्ड, ये भी व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा दिख रहा है? नो मैम, केवल मैसेज में लिख के आया बस। अच्छा, अभी व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा दिख रहा है? या मैम। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनो, मैंने कहा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास 2 वेरिएबल फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, ये रेडियो वेव्स, और दूसरी हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले अपना हमें कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ता है, ताकि क्या हो जाए, जैसे ये यहाँ पर एक सिंगल एनर्जी लेवल था, किसका? प्रोटॉन का सिंगल एनर्जी लेवल था, प्रोटॉन का। अब अगर हमने उसको यहां से उसको रेडियो वेव्स हमने दी, तो रेडियो वेव्स देने से अब जब इसके पास एक ही एनर्जी लेवल है तो जंप होकर के कहीं जाएगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं इसको रेडियो वेव्स देने का। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस कंपाउंड या इस न्यूक्लियस की डीजनरेसी को स्प्लिट करना पड़ता है। तो फॉर दिस वी हैव टू कीप अवर कंपाउंड इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही क्या हो गया, अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यहाँ पर बन गए। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यहाँ पर बन गए। तो अब इसको आप एनर्जी जब दोगे तो वो लोअर से हायर में जंप होकर के चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल फैक्टर्स हैं कि हम रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा। तो
अब हमें क्या करना होता है कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तो हम लोग इन प्रैक्टिस क्या करते हैं बच्चों, इन प्रैक्टिस ये करते हैं कि जो रेडियो वेव्स हम दे रहे होते हैं इसकी वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं। रेडियो वेव्स की हमने वैल्यू को फिक्स कर दिया, मतलब सपोज करो हमने इसको 5 फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस दिए, 5 सपोज करो जो मैं रेडिएशंस को दे रही हूँ 5 फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन दे रही हूँ या 5 एनर्जी वाले रेडिएशंस को दे रही हूँ, ठीक है। अब जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाई तो सपोज करो इसकी एनर्जी 1 थी और इसकी एनर्जी 2 है, ठीक है। तो 1 से 2 पे आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको 1 की एनर्जी चाहिए। तो अब ये कंपाउंड इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर मैंने क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को और इंक्रीज करा तो अब क्या हो गया, इसकी एनर्जी क्या हो गई, 3 हो गई। तो 1 से 3 में जाने के लिए इसको 2 की एनर्जी चाहिए, तो भी इसको सिक्स कर दिया, ठीक है। अब 1 से लेकर 6 तक जाने में इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 5 चाहिए, और 5 इसको मिल रही है। अब क्या करेगा ये प्रोटॉन, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर में रेडियो वेव की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कि कितनी फील्ड पर जाकर के ये प्रोटॉन आपका एब्जॉर्प्शन दे दे। तो वो जो फील्ड की वैल्यू होती है उसको हम नोट कर लेते हैं कि भाई इतनी फील्ड पर इसने एब्जॉर्प्शन दिया। तो यहाँ पर जो बनता है स्पेक्ट्रा बनता है, तो वो बनता है यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एब्जॉर्बेंस के बीच में। अभी तक हम लोग किसके बीच में बनाते थे, वहां पर बनाते थे हम लोग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाते थे, है ना, और एब्जॉर्बेंस के बीच बनाते थे, एब्जॉर्बेंस और फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ। यहाँ पर हम लोग करते हैं एब्जॉर्बेंस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि रेडियो वेव्स की वैल्यू को तो हमने फिक्स कर लिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि रेडियो वेव्स की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन है। For the resonance to take place, we bombard the radio frequency to the molecule. In practice, it has been found more convenient to keep the radiation frequency constant and to vary the strength of the magnetic field. At some value of the field strength, the energy needed to flip the proton matches the energy of radiation, absorption takes place, and a signal is observed. Such a spectrum is known as NMR spectrum. This is very very important thing. ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? नहीं आई तो नेक्स्ट टर्न कर लो, फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। मगर नोट्स को मैं शेयर करूंगी तो प्लीज नोट्स को पहले खुद से पढ़ना, ठीक है, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. कुछ और पूछना चाहते हैं? मैम क्विज के मार्क्स अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएंगे। हम भी एक्चुअली में क्विज के मार्क्स को मैंने करेक्शन सब कर दिया, उसको भी तुम लोग को मेल सेंड किया, मेल में उसको वो बनानी पड़ेगी, तो फिर मिड के तो मार्क्स पता चल गया ना, है ना, मिड यस के मैम। मार्क्स पता चल गया आप लोगों को। चलो ठीक है, उसको भी सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।